बहुत समय पहले की बात है। बासीपुर गांव में एक बबलू नाम का निखटू आदमी रहता था। वो बहुत कामचोर था। उसे केवल आराम करना ही पसंद था। यह इधर उधर आवारागर्दी करता था। बबलू के पिता हरकलाल एक ईमानदार इंसान थे। बबलू की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, मगर बेटे की इन हालतों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है, मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। बबलू के पिता ने कई बार बबलू को समझाया, मगर उस पर एक भी बात का असर नहीं हुआ। इसलिए बबलू के पिता की आंखों में हमेशा चिंता झलकती थी। भाई किशन, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता ही रहता है या फिर सारा दिन आवारागर्दी ही करता रहता है। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। ये कब तक चलेगा? सुनो हरकलाल, मेरे ख्याल से तो यही तरीका बेहतर है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। तुम सही कह रहे हो, शायद इसका यही हल है। मैं जल्द ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में हरकलाल ने रीतो नाम की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। रीतो बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। रीतो के आ जाने से मुझे पूरा यकीन है कि बबलू तुम्हारा आलसीपन दूर हो जाएगा। अब तुम जिम्मेदार हो जाओगे। शादी के बाद भी बबलू की आदतें नहीं बदली थी, बल्कि वो और भी सुस्त और काहिल हो गया था। ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से रीतो अब बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन रीतो ने अपने ससुर हरकलाल के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हो, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। आपने अपने उस निकम्मे और आलसी बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता तो है नहीं, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था उसकी शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ वो कोई काम करे और अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। या तो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते चले गए, हालात और भी खराब हो गए। एक दिन हरकलाल का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद बबलू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन बबलू घाट पर लेटा आराम कर रहा था। उसे आराम करता हुआ देखकर रीतो का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। आपको शर्म नहीं आती? सारे गांव के मर्द सुबह उठकर अपने अपने काम को चले जाते हैं, उनकी पत्नियां आराम करती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ एक पल भी सुकून नहीं मिला। अरे रीतो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम मिलते हैं और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूँ तो कोई बड़ा काम करूँगी। बड़ा काम कोई तुमसे होगा नहीं और छोटा काम तुम कोई करना नहीं चाहते। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे रीतो, कुछ दिनों की बात है, देखना मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अरे बस भी करो, तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली बात कोई है ही नहीं तुम्हें। तुम क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। वो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे रीतो, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो।
मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 रोटी तो बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? घर में 2 दिन से अनाज का एक दाना नहीं है। बताओ रोटी कहाँ से बनाऊं? तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ कोई काम करो ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। रीतो की कड़वी बातें सुनकर भारी कदमों से बबलू बाहर चला जाता है। अब क्या करूं? ना मेरे पास कोई काम है, ना कोई पैसे। आज तक उधार ही लेकर गुजारा किया, अब कौन देगा मुझे उधार? एक आखिरी उम्मीद है, वो हर बार मेरी मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी मेरी मदद कर। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूँ अगले हफ्ते लौटा दूंगा। तुम्हें पता है ना, मैंने आगे भी तुम्हारी कई बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई? ऐसा गाँव में कौन है इससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई सच में इस बार हालात बहुत खराब, तो ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो बबलू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहो? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पे खड़ा होने की? अरे भाई मैं यहाँ पे कोई ज्ञान सुनने नहीं आया। अरे भाई अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो। बबलू की ये लापरवाह बात सुनकर जीत का गुस्सा टूट पड़ता है। अरे बबलू, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम एक नंबर के मकार और झूठे इंसान हो। पैसे लेकर लुटाने का नाम ही नहीं लेते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना ही बेकार है। जीत की बातें सुनकर बबलू अपने घर की ओर बढ़ा, मगर कदम भारी थे। वो एक पेड़ के नीचे साए में खड़ा हो गया। बबलू अभी अपने हालात के बारे में सोच ही रहा था कि उसे दूर से मुखिया और उसके साथी आता हुआ दिखाई दिया। अरे बाप रे, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? या जी तो मेरे से पैसे वापस लेने आ रहे हैं और अब मैं क्या जवाब दूं? बस बहुत हो गया बबलू, तुमने मुझे कब से बेवकूफ़ बना रखा है। मुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी मेरी बात सुनिए, मेरी हालत बहुत खराब है और घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पाई वापस लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और बहानेखोर मैंने कोई नहीं देखा। अरे मुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर बबलू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं है। मुखिया जी एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं 1 महीने के अंदर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अभी ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया का आदमी बबलू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ रीतो पहुँच जाती है। मुखिया जी इनको छोड़ दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ ये आपके पैसे लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ये तो बस मैं तुम्हारी बात का मान रखकर इससे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुन लो, इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं इसका वो हाल करूँगा जो ये दिन की बरिया। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बचाती रहूंगी बबलू? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे ना लुटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। तो सही कह रही है, अगर मैंने पैसे वापस ना लुटाए तो मेरी हालत पूरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? और एक काम करता हूँ, मेरे पास 2 बकरियां हैं, उनमें से एक मुखिया जी को दे देता हूँ ताकि वो कुछ मोहलत दे देंगे। अगली सुबह बबलू एक बकरी की पेशकश करने मुखिया के पास पहुंच जाता है। मुखिया जी मैं आपके पैसे वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ लेकिन मेरे पास 2 बकरियां हैं, उनमें से एक आप रख लें और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वो वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा अपनी बकरी ले आ। मुखिया जी आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दें, वो बकरी लेकर आ जाएगा। मुखिया अपना एक साथी बबलू के साथ भेज देता है। बबलू उसे अपनी एक बकरी सौंप देता है। वो बकरी लेकर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद बबलू अपनी पत्नी रीता के पास जाता है। मैंने आज मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिए है, अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? तो मैंने अपनी एक बकरी उन्हें दे दी उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी में उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बकरी दे दी और तुम इसे अपनी समझदारी मान रहे हो? क्यों, इसने क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। अब एक बकरी हमारे किस काम की? हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि बकरी के साथ हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। किसी भी तरह जाकर मुखिया जी से मेरी बकरी वापस लेके आओ, अभी के अभी। बबलू शर्मिंदा होकर सर झुकाता है और बाहर निकल जाता है। बबलू एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभालें। अचानक बबलू को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ के पास एक साधु बाबा प्यास से बेहोश होकर नीचे गिरे हुए थे। बबलू बाबा के पास पानी लेकर जाता है और उसे पानी पिलाता है। उसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई। अब मुझे पता है तुझे कौन सी परेशानी सता। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का एक मुखिया तेरी एक बकरी ले गया है। तूने गांव वाला से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है और तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है इन सब मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं इनका हल नहीं निकाल पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। और सच्चे मन से प्रयास कर। बाबा जी, मुझे इस बार इस संकट से बचा लीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। उसमें 100 बैलों जितनी ताकत होगी, तो जो भी काम करेगा ये थकान नहीं होगी। अब तू अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए बबलू को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। बबलू भी नई उम्मीद के साथ वहाँ से चल पड़ा। अगली सुबह जब रीतो ने उसे देखा तो वो बिस्तर पर नहीं था। वो अपने पति को ढूंढते हुए खेतों में गई। रीतो ने खेतों में जाकर देखा बबलू खेतों का काम कर रहा था, वो भी बिना बैलों के। ये देखकर रीतो हैरान हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए, तो बिना मदद के ही अकेले पूरा खेत जोत रही है। ये तो कमाल हो गया। कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बबलू किसी भी मदद के बिना खेत का सारा काम खुद कर लेता है, वो भी बिना थके। अब तो गांव के लोग भी उसे अपना काम करने के लिए अपने खेतों में बुलाते थे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप ना सिर्फ अपने बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर ये क्या हो गया है आपको? पता नहीं भी तो, लेकिन मैं जितना भी काम कर लूं मुझे थकान महसूस नहीं होती। मुझे लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर बबलू ने बाबा के आशीर्वाद के बारे में रीतो को सब कुछ बता दिया। अच्छा जी, ये बात है, ठीक है, आप जाइए और अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बबलू के जाते ही रीतो उसी पुराने पेड़ के पास जाती है जहाँ बबलू को बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर में साधु बाबा वहाँ आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। बबलू की मेहनत तो अब अद्भुत हो गई है। वो बिना थके दिन रात काम करता है, लेकिन यही मुझे डर है कि ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो। वो अब बहुत काम करने लगा है और खुद को बहुत थकाने लगा है। क्या ये सही है? क्या हमें कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए?
रीतो की बातें सुनकर बाबा कुछ देर सोचने लगे। वो समझ गए कि रीतो का मकसद उसकी मदद करना था। अब उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही बबलू को ये वचन दिया था। तुम क्या चाहती हो अब बताओ। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि आप वो वचन वापस ले लें। बबलू अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते पर चलना चाहता है। उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। अब से आरामदास पहले जैसा हो जाएगा। फिर रीतो घर लौट आई और उसने सारी बात बबलू को बता दी। बबलू, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिखाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। कोई बात नहीं रीतो, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और देखो इस बार हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मैं सबका कर्ज वापस करके अपनी बकरी भी वापस ले लूंगा और फिर मेहनत से काम कर। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां ईमानदारी और सादगी से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर गांव में एक ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक घटना ने सबकी सोच बदल दी और सबको ये बात समझ में आ गई कि नसीब से बड़ा कर्म होता है। इसी गांव में एक चंदन नाम का किसान अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। चंदन बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवाई लेने को कहा है और साथ में कुछ अच्छा खाने को भी कहा है। चंदन बेटा, मेरे जोड़ों में भी अब दर्द बढ़ गया है। किसी तरह से तुम पैसों का बंदोबस्त कर दो बेटा, ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। मैं पिताजी और आपका बढ़िया इलाज करवाऊंगा ताकि आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ और खुश रहें। बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब पहले की तरह खुशहाल जीवन गुजारें। ठीक है माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। फिर चंदन खेतों की ओर निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार मुझे हर हाल में अच्छी फसल उगानी होगी। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर चंदन अपने खेतों में पूरे मन से काम करने लगता है। तभी उसके गांव का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है। वो चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे चंदन, इस बार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है। क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं मोहन, मैं बस दोबारा इन बीजों को खेत में बो रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम बीजों को बो रहे हो। तुम्हें तो पता है चंदन, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारी फसल उग जाएगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। चंदन की बात सुनकर उसका दोस्त मोहन नाराजगी सा मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदन अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही चंदन घर में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चंदन बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर हो गई, तो थक गया होगा ना मेरे बेटे। हाँ माँ, खेतों में आज बहुत काम था। फिर चंदन ने थकान भरी आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदन की माँ ने भारी मन से अपने बेटे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता है जब से तेरे पिताजी बीमार हो गए हैं
तब से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर को चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे उनसे मैं तेरे पिता की दवा ले आई हूँ। और बेटा, जो रात का बचा हुआ खाना था वही मैंने तुम्हें सुबह दे दिया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जब चंदन की माँ उसे सारी बात बताती है तो चंदन का मन बहुत भारी हो जाता है, मगर वो अपनी माँ की मजबूरी समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। वो हालात को देखकर भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते हैं, मगर चंदन हार नहीं मानता और अपने माता पिता की देखभाल के लिए वो दूसरों के खेतों में भी काम करने लग जाता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके और अपने पिता की दवाइयाँ भी ले सके। साथ में वो अपनी खेतों में उगी हुई फसलों का भी ख्याल रखता था। वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका था। ऐ ऊपर वाले, आपकी कृपा से हमारी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा फायदा होगा। चंदन अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त मोहन फिर से आ जाता है। वो चंदन के पास आकर हल्की मुस्कान से कहता है, अरे चंदन, क्या बात है, तो किस सोच में डूबा हुआ है? तभी मोहन की नजर चंदन की फसल पर पड़ती है। अरे वाह चंदन, तेरी फसल तो बहुत अच्छे से उग रही है। सच में दोस्त, तेरा नसीब तो इन दिनों बहुत चमक रहा है। एक तरफ तो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है और दूसरी ओर तेरी अपनी फसल बहुत अच्छी उग रही है। हमें ही देख लो, हमारी फसलें तो उगी ही नहीं रही। चंदन यार, ये तो बता, आखिर तुझे ऐसा क्या राज पता है जो हमें नहीं पता? अरे मोहन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरों के खेतों में काम करने की बात है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा सकूंगा? अपने माता पिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूंगा। चंदन अभी मोहन से ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मौसम पूरा बदल जाता है। चंदन और मोहन हैरान होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों की मिट्टी फैलने लगती है और चारों ओर पानी भर जाता है। चंदन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदायक थी। मोहन चंदन के खेतों की ये हालत देखकर हल्की मुस्कान के साथ चंदन से कहता है, अच्छा चंदन यार, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ये बारिश और ज्यादा ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत घबरा जाता है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि खेतों में पानी भरने लगता है। चंदन बेबस खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत जाया हो गई। मैंने दिन रात इस फसल के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? ये कहते हुए चंदन भारी मन से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदन घर जाकर निराश हो जाता है। तभी चंदन की माँ वहाँ आती है। वो चंदन को निराश देखकर बोलती है, बेटा चंदन, क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। खेतों में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। बारिश ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। माँ, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और पिता की दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। फिर चंदन की माँ उसे समझाने लगती है, बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर तू हिम्मत ना हार। परेशानियाँ ऐसे ही आती हैं, मगर जो इनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। माँ, मगर मैं आगे क्या करूँ? मेरे पास तो खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं।
माँ, मेहनत करने की ताकत तो है मुझ में, मगर हालात मेरे खिलाफ हैं। बेटा, जब हालात बहुत चंदन अगली सुबह एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो गांव में जाकर काम ढूंढने की योजना बनाता है। चंदन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को वो अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे चंदन की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसने मौसम को देखकर अपनी फसल को उगाने के नए तरीके सीखे, जिससे उसका नुकसान कम हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी उगी थी। जब कटाई का समय आया तो उसकी फसल ने उसे बहुत मुनाफा दिया। उसने अपने घर के सारे खर्चे उठाए और अपने पिता का इलाज भी करवाया। गांव के लोग चंदन की मेहनत को देखकर हैरान थे। चंदन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं